ओके, सो अब आपने वो स्टेटमेंट लिख लिया कि राउल्ट्स एस्टैब्लिश दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद आपने ये इक्वेशन राउल्ट्स लॉ में डिराइव की है, वो लिख दो। ठीक है, अब आपने वो लिख दिया। अब टॉपिक का नाम क्या है? रिडक्शन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग यानी कि कम होना, तो रिडक्शन कितना आया वेपर प्रेशर में, डेल्टा P1 से डिनोट कर सकती हूँ मैं उसको। रिडक्शन यानी कि जो चेंज आया वेपर प्रेशर में, दैट इज डेल्टा P1। तो डेल्टा P1 क्या हो जाएगा? P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, ओके। अब P1 नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज P1 नॉट एंड इनिशियल वॉज P1। तो मैं इनिशियल की जगह पे इसको पुट कर देती हूँ। अब अगर मैं P1 नॉट को कॉमन लेती हूँ तो ब्रैकेट में 1 माइनस x1 आ जाएगा। और हमने कहीं पे ऐसा पढ़ा था, जब हम मोल फ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, वहां पे हमने ऐसा स्टडी किया था कि x1 प्लस x2 ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। मैंने आपको बताया था कि कितने भी टर्म्स हो, चाहे x3 हो x4 हो, वो कितना होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ 1 होगा। तो यहाँ पे x1 1 माइनस x1 वाली कंडीशन है, वो किसके बराबर हो जाएगी? x2 के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ P1 नॉट x2। यस, आई कैन राइट दैट। अब हम थोड़ा और आगे डिराइव करेंगे। ठीक है, हमने ये डिराइव कर दिया, दैट इज P1 नॉट x2। अब मैं क्या कर रही हूँ? अब मैं डेल्टा P1 के नीचे P1 नॉट को लेके जा रही हूँ, इसको नीचे डिवाइड में ले जा रही हूँ, तो इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। ओके, अब डेल्टा P1 और नीचे P1 नॉट, तो क्या मैं डेल्टा P1 को ऐसे लिख सकती हूँ? क्या मैं डेल्टा P1 को ऐसे लिख सकती हूँ? अभी ऊपर हमने पढ़ा था P1 नॉट माइनस P1, सबसे पहले इक्वेशन जहां से शुरू किया था, याद आया? वही वाली इक्वेशन लिख दी। और नीचे P1 नॉट तो कॉमन है, जो सबसे पहला स्टेप था ना हमारा, जहां से शुरुआत की थी, P1 इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, ये वही वाला स्टेप है, ये वही हमने लिख दिया। डेल्टा P की जगह पे मैं ये भी तो लिख सकती हूँ। तो अब मैं इस वाले टर्म की जगह पे यही यूज करूंगी, क्योंकि मैंने इसके सब्सटीट्यूशन टर्म्स लिख दिए। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2। अब मैं x2 को क्या लिख सकती हूँ? x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, तो वो क्या होगा? N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 होगा, नहीं होगा? आपने मोल फ्रैक्शन में यही तो पढ़ा। ठीक है, और क्योंकि N2 इज वेरी वेरी लेसर देन N1, है ना, तो हम N2 को क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। क्योंकि N2 इज वेरी वेरी लेसर देन N1, तो N2 को हम क्या कर देंगे? N2 विल बी निग्लेक्टेड। हम उसको क्या करेंगे? निग्लेक्ट करेंगे। ओके, एंड वंस वी निग्लेक्टेड तो वो हो जाएगा N2 बाय N1। अब मैं ये वाला टर्म जो मैं अब मैं यही चीज को कब से सब्सटीट्यूट कर रही हूँ? मैंने पहले इसके लिए इसको लिखा, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 बाय P1 नॉट। अब मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों सेम चीज ही तो है। और x2 के लिए मैंने ये निकाला, और मैंने क्या बोला? N2 को हम निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा? N2 बाय N1। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, N का मतलब यहाँ पे है मोल्स, और मोल्स का मतलब होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, तो अगर मैं मोल्स के हिसाब से लगू तो ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ 2, और ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ 1, एंड दिस विल बी P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट। ठीक है, ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमने इक्वेशन डिराइव किया है। आपको डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं, मैं फिर से एक वीडियो इस पर बना दूंगी, बट आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ईजिली समझाया है। ओके, सो हमने ये अभी अभी डिराइव किया है, और मैंने बोला था कि P1 नॉट को क्या बोलते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, P1 को क्या बोलते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, एंड W2 विल बी योर गिवन मास ऑफ, आपको ये पता है, हमने स्टार्टिंग में जब राउल्ट्स लॉ पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था 2 कंपोनेंट है, मान लो 1 फॉर सॉल्वेंट, मतलब ज्यादातर किताबों में 1 सॉल्वेंट के लिए यूज होता है एंड 2 विल बी यूज्ड फॉर सोल्यूट। ठीक है, तो ये जो भी 2 वाला टर्म्स है वो मोस्टली सोल्यूट के बारे में चीजें बताते हैं। तो W2 मीन्स गिवन मास ऑफ सोल्यूट, W1 मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 मीन्स मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड M1 मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो अब
इस टॉपिक में से क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं? सबसे पहले तो वो मैंने एक लाइन करवाई थी एमसीक्यू के लिए कि इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ना कि उसकी आइडेंटिटी पे, वहां से एमसीक्यू बन सकता है। दूसरा, आपको 4 मार्कर में पूरा डेरिवेशन दे दी, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन करना है। स्टेप्स मैंने आपको सिखाए हैं, बट मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा था, वो फॉर्मेट आपकी एनसीईआरटी में है, तो वहाँ से फॉर्मेट के वाइज लिखे, और वो जो 2 लाइंस मैंने लिखवाई थी वो भी लिखे, अगर डेरिवेशन पूछते हैं तब भी, एंड बीच बीच में स्टेप्स भी मेंशन करें अपने हिसाब से, लिख के अच्छे से कि ये हो रहा है, ठीक है। इक्वेशंस लिखे कि इक्वेशन नंबर ये है, अब इसमें हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे आप ढंग से लिख सकते हैं, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं वही चीज़ें करनी है, पर मैंने आपको थोड़ा डेरिवेशन सिखाया, पर आपको सिस्टमैटिक वे में लिखना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि और कौन सा क्वेश्चन, तो बेटा यहाँ पर से एक न्यूमेरिकल बन सकता है इस इक्वेशन पे बेस्ड, है ना। मान के ले लो आपको कोई एक चीज़ दे दे, आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा, एंड आपके सारे मतलब 2-3 क्वेश्चंस मिक्स होंगे। आप पीछे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखना, आपने अभी तक जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी है उन सबका यूज आएगा। सबसे पहले आपको बेसिक से शुरू करना होगा, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन सकते हैं, और इतने ही क्वेश्चंस आई थिंक यहाँ से बन सकते हैं, और इतने ही बनते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। वो एक बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि 4 मार्क्स में वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स कहीं बार आता है, ठीक है, वो पूछते हैं, और ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूछते हैं, बट सबसे क्लासिक क्वेश्चंस कौन से हैं, तो दे आर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।